Yeah, today I have some questions on history of English literature, and these questions are highly significant from the perspective of TGT PGT. क्वेश्चन नंबर वन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा। जो फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा है, ये टाइटल किसको दिया गया है? यानी मॉडर्न एज में जो ड्रामा की शुरुआत होती है, ये किसको क्रेडिट दिया जाता है शुरू करने के लिए? तो हेनरिक इब्सन, द राइट आंसर इज हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन जो कि नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट रहे हैं, और हेनरिक इब्सन ने अ डॉल्स हाउस नाम का एक ड्रामा लिखा हुआ है, तो उसमें यही बता रहे हैं कि किसको ये टाइटल दिया जाता है, कि हु इज नोन। ये पीजीटी और टीजीटी दोनों में कई बार पूछा जा चुका है कि मॉडर्न ड्रामा का फादर किसको कहा जाता है। हेनरिक इब्सन को कहा जाता है। हेनरिक इब्सन नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट रहे, नॉर्वे के रहे हैं। उनको जो टाइटल दिया जाता है नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट, NORWEGIAN। उनका जो वर्क एक फेमस रहा था, अ डॉल्स हाउस था। उनका फेमस वर्क क्या था? उनका फेमस वर्क वर्क डांस हाउस रहा है। और द क्रेडिट गोज टू हेनरिक इब्सन फॉर राइटिंग मॉडर्न ड्रामा या फॉर स्टार्टिंग मॉडर्न ड्रामा। क्वेश्चन नंबर टू है, टीएस एलियट। जो टीएस एलियट है, जिनका जन्म 1888 में हुआ है, 1965 ईस्वी में जिनकी मौत हुई है। जन्म उनका अमेरिका में हुआ था, लेकिन पूरा उनका लिटरेरी वर्क जो है इंग्लैंड में बीता। तो क्वेश्चन नंबर टू है, जो टीएस एलियट है, इनको नोबेल प्राइज कब मिला हुआ था? टीएस एलियट को नोबेल प्राइज 1948 में मिला हुआ था। टीएस एलियट ने एज अ क्रिटिक, एज अ पोएट, एज अ ड्रामेटिस्ट कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। और द क्रेडिट गोज टू टीएस एलियट टू रिवाइव पोएटिक प्लेज और पोएटिक ड्रामा। यह एक पूरा लिस्ट दे दी गई है, जो ये ऑप्शन है कि किसको किसको कब नोबेल प्राइज मिला था। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला। 1925 में जीबी शाह को मिला। 1923 में डब्ल्यू ईट्स को मिला है। 1948 में टीएस एलियट को मिला हुआ है। तो यू आल्सो केम टू नो कि जो ये ऑप्शन दिया गया है, इसमें किसको किसको कौन सा नोबेल प्राइज। 13 में रविन्द्रनाथ टैगोर को, 25 में जीबी शाह को, और 23 में डब्ल्यू येट्स को, टीएस एलियट को। these things you come to know. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएस एलियट द वेस्टलैंड। जो टीएस एलियट का द वेस्टलैंड है, इसको मॉडर्न एपिक का टाइटल दिया जाता है। ये 1922 ईस्वी में पब्लिश हुआ है। ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया। कौन से वर्ड्स में? बी से ब्लैंक, वी से वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। टीएस एलियट का जो द वेस्टलैंड है, 433 लाइन में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसमें करें कि टीएस एलियट का जो द वेस्टलैंड है, ये 5 सेक्शंस में डिवाइड है। उनमें से एक सेक्शन का नाम है अ गेम ऑफ चेस। गेम ऑफ चेस जो है, यह कौन सा सेक्शन है? पहला सेक्शन है, एक्सक्यूज मी सेकेंड सर। सेक्शन है, या? सर ये टीएस इलियट का जो बेस्ट लैंड है, ये बुक में सर फ्री वर्ज में दिया है कहीं कहीं पे? नहीं, फ्री वर्ड्स में नहीं है, वो जो है ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया। एम एच अब्राहम की किताब में भी देखेंगे, कुछ लाइनें कहीं पे फ्री वर्ड्स का यूज किया गया। ओके सर, ओके सर। वो ब्लैंक वर्ड्स में है, उसका ज्यादातर पोर्शन ब्लैंक वर्ड्स में है। ब्लैंक वर्ड्स में 433 लाइन में है, 1922 में पब्लिश हुआ है। 5 कैंटोज या 5 सेक्शंस में डिवाइड है। और जो सेकेंड सेक्शन है, उसका नाम क्या है? अ गेम ऑफ चेस। तो गेम ऑफ चेस कौन सा पार्ट है? सेकेंड पार्ट है। गेम ऑफ चेस इज व्हाट इज द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट। और ये पूरा दे रहा है। पहले पार्ट का क्या नाम है? पहले पार्ट का नाम बरियल ऑफ डेड है। दूसरे पार्ट का नाम अ गेम ऑफ चेस है। तीसरे पार्ट का नाम द फायर। चौथे पार्ट का नाम डेथ बाई वाटर है। और पांचवे पार्ट का नाम जो है व्हाट द थंडर सेड है। व्हाट द थंडर सेड। तो क्वेश्चन क्या था कि टीएस एलियट का द वेस्टलैंड, ये 5 सेक्शंस में है। इसमें अ गेम ऑफ चेस कौन सा सेक्शन है? सेकेंड सेक्शन है। बाकी और सेक्शन का, पहले सेक्शन बरियल ऑफ द डेड, दूसरा अ गेम ऑफ चेस, तीसरा द फायर सरमन, चौथा डेथ बाई वाटर, पांचवा व्हाट द थंडर सेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मूवमेंट एसोसिएटेड विथ मॉडर्निज्म। इनमें से कौन सा मूवमेंट है जो मॉडर्निज्म से एसोसिएटेड रहा है? इसमें जो आंसर बी दिया जा रहा है, यह गलत है। जितने मूवमेंट आए सब मॉडर्न एज में ही आए। दादाइज्म, सिंबोलिज्म, वार्टिसिज्म, ऑल द एबव। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए था? ऑल द एबव होना चाहिए था। दीज ऑल दीज मूवमेंट्स वर आर रिलेटेड टू
मॉडर्निज्म, मॉडर्न एज से ही रिलेटेड रहे हैं। और ये कहा जाता है जब भी मॉडर्निज्म पढ़ाया जाता है तो ये सारे मूवमेंट भी पढ़ाए जाते हैं। तो द मूवमेंट एसोसिएटेड विद मॉडर्निज्म इज दादाइज्म, सिंबोलिज्म, वार्टिसिज्म, इट मीन्स ऑल द एबव मूवमेंट, ये सब के सब मॉडर्न एज से रिलेटेड रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन वही फिर से रिपीट किया गया कि इन विच ईयर डिड टी.एस. एलियट रिसीव द नोबेल प्राइज। अभी हम लोगों ने बात किया था 1948। आंसर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्ले बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो कि मॉडर्न एज के वेल नोन ड्रामेटिस्ट रहे हैं और वो आयरलैंड में पैदा हुए थे। उनको नोबेल प्राइज 1925 ईस्वी में मिला हुआ था। उन्होंने प्रॉब्लम प्ले को जो है काफी कुछ पॉपुलर किया। उनके प्ले आर्म्स एंड द मैन है, उनका प्ले पिग्मेलियन है, मैन एंड सुपरमैन है, कैंडिडा है, सेंट जोन है, तमाम प्ले उन्होंने लिखा। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये जो प्ले दिया गया है इनमें से कौन सा प्ले जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नहीं है। द स्किन गेम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नहीं है। द स्किन गेम इज द वर्क ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। स्किन गेम किसका वर्क है? इट्स द वर्क ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। बाकी आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, द फिलांडरर, ये तीनों वर्क किसका है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स जॉयस यूलिसिस। जेम्स जॉयस ब्रिटिश नावलिस्ट है, मॉडर्न एज के बहुत ही फेमस नावलिस्ट है। उन्होंने अपनी नावल में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक का यूज किया हुआ है और यूलिसिस उनका फेमस नावल है। यह यूलिसिस फेमस नावल 1922 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। कब पब्लिश हुआ था? 1922 ईस्वी में। और यूलिसिस नाम की एक पोयम भी लिखी गई है, टेनिसन ने लिखा हुआ है। तो अगर नावल पूछा जाता है तो नावल किसका है? जेम्स जॉयस का है। अगर ये पूछा जाता है यूलिसिस पोयम किसका है जो ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म में लिखा गया, वो टेनिसन का। और जो यूलिसिस नावल है कब पब्लिश हुआ था? 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइटर ऑफ द नावल ब्राइड शीड रिविजिटेड। जो नावल ब्राइड शीड रिविजिटेड है ये जो है इसके राइटर का क्या नाम है? इसके राइटर का नाम इवलिन वॉग है। इवलिन वॉग, आंसर ए इज द राइट आंसर। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खास करके दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी पीजीटी। लेकिन एक हिस्ट्री की हम लोग बात करें इसलिए हम लोग इस पर कवर कर रहे हैं कि हाँ ये भी चीजें ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा, ऊपर के जितने क्वेश्चन पढ़ाए गए सब काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछे जा चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मूवमेंट पोएट। इनमें से कौन सा एक ऐसा पोएट है जो मूवमेंट पोएट है? मूवमेंट पोएट एक ग्रुप ऑफ पोएट्स थे जो मॉडर्न एज में आए हुए थे। और मूवमेंट पोएट्स में अगर आप देखेंगे तो काफी उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और ये एक क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा एक पोएट है जो मूवमेंट पोएट थे? टॉम गन जो है ये मूवमेंट पोएट है। आंसर सी इज द राइट आंसर। टॉम गन, THOM, टॉम गन, GUNN। ये मूवमेंट पोएट कब आते हैं? मॉडर्न एज में आते हैं। तो ना तो लुइस मैग्नीस थे, ना सिल्विया प्लाथ रही है, ना कमिंग्स थे। आंसर सी इज द राइट आंसर। टॉम गन इज वाज द मूवमेंट पोएट। जो DS लॉरेंस है ये मॉडर्न एज के नावलिस्ट है। अर्ली मॉडर्न एज में इनके नावल मैन वुमन रिलेशनशिप पर आधारित है। इनका जो फेमस नावल है रेनबो है, वुमेन इन लव है, सन्स एंड लवर्स है, कंगारू है, और ऐसे उन्होंने कई नावल लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है इनके नावल की सेटिंग ज्यादातर कहाँ पे, किस जगह को लेकर के इन्होंने अपनी नावल लिखा हुआ है? तो इनके नावल का जो सेटिंग वो नॉटिंगम शायर है। कौन सा शायर है? नॉटिंगम शायर। एक बड़े फेमस राइटर है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग वाज बॉर्न। रुडयार्ड किपलिंग का जन्म इंडिया में हुआ था। इंडिया के किस शहर में रुडयार्ड किपलिंग का जन्म हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में। आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज ओनली कनेक्ट। एक फ्रेज है, उस फ्रेज का क्या नाम है? ओनली कनेक्ट इज द एपिग्राफ। यह एक एपिग्राफ है जो लिया गया है EM फास्टर के नावल से। और उस नावल का क्या नाम है? ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया था होवार्ड्स एंड। EM फास्टर, एडवर्ड मार्गन फास्टर, अ वेल नोन नॉवलिस्ट ऑफ मॉडर्न एज, जिन्होंने माउरिस नाम का नावल लिखा, अ पैसेज टू इंडिया लिखा, द लॉन्ग जर्नी लिखा। और उनका एक क्रिटिकल बुक है एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल जिसमें वो राउंड और फ्लैट कैरेक्टर को लेकर के बात करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो फ्रेज ओनली कनेक्ट है
ये कहाँ से लिया गया, E.M. फास्टर के किस नावल से लिया गया है? होवर्ड्स एंड से लिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सीज फ्रायड सेजन, रूपर्ट ब्रूक, ये दोनों वार नावलिस्ट रहे, कैसे वार पोएट रहे, कैसे पोएट, वार पोएट। और इनकी पोइट्री को ट्रेंच पोइट्री कहा जाता है। कौन सी पोइट्री? ट्रेंच पोइट्री। ट्रेंच पोइट्री कैसी होती? वह पोइट्री जो खाई या बंकर में सिपाही जो होते थे, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फाइटिंग भी करते थे और वहीं पे कुछ पोयम्स भी लिखते थे, वार पोयम लिखते थे, जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता था। तो इसमें जो सीज फायर सेशन थे, इन्होंने वार का सपोर्ट किया और हमेशा कहा वार वार हीरोइक डीड्स। लेकिन रूपर्ट ब्रूक ने वार की क्रुएल्टी का जिक्र किया कि वार इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो सीज फायर सेशन और रूपर्ट ब्रूक ने जो पोइट्री लिखी है, वह कैसी पोइट्री है? वह वॉर पोयम है। कैसी पोयम है? वॉर पोयम है। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ वर्क्स इज करेक्ट इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस? इनमें से कौन सा जो वर्क है जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में करेक्ट है, मतलब जो वर्क दिया गया मॉडर्न एज में, पहले कौन आया, बाद में कौन आया, फिर कौन आया? तो आंसर बी इज द राइट आंसर। ये पूरा वर्क किसका है? D.H. लॉरेंस का है। उन्हीं के नावल का नाम है। पहले उनका नावल सन्स एंड लवर्स आया, बाद में द रेनबो आया, फिर कंगारू आया, फिर जो है द प्लूम्ड सरपेंट आया। और जो D.H. लॉरेंस है, उनका पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस रहा है। D.H. लॉरेंस ने अपने नावल में मैन वुमन रिलेशनशिप को लेकर के बात किया है। उनके नावल का जो सेटिंग है नॉटिंगम शायर के में उन्होंने ज्यादातर उसका सेटिंग दिखाया है। और D.H. लॉरेंस ने जो है क्या किया हुआ है कि जो उस समय का इंडस्ट्रियलाइजेशन था, मेकेनाइजेशन था, उस थीम को या उस पैटर्न पर भी उन्होंने काम किया है या लिखा हुआ है। तो सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, कंगारू, द प्लूम्ड सरपेंट, ये उनका वर्क था। अगला क्वेश्चन है द डॉग बीनीथ द स्किन वाज अ कोलैबोरेटिव कंपोजिशन बाय क्रिस्टोफर ईशर वुड एंड, कह रहे हैं कि द डॉग बीनीथ द स्किन यह एक वर्क है, इसको दो लोगों ने मिल करके लिखा। वो दो लोग कौन थे? एक तो क्रिस्टोफर ईशर वुड थे और दूसरा W.H. ऑर्डन थे। ये सब मूवमेंट पोएट से बिलोंग करते हैं। जो अभी क्वेश्चन वहां पे आ रहा था, ये सब मूवमेंट पोएट से बिलोंग करते हैं। तो आंसर डी इज द राइट आंसर कि द डॉग बीनीथ द स्किन दो लोगों ने मिल करके लिखा, क्रिस्टोफर ईशर वुड और W.H. ऑर्डन ने। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि हु कॉइन्ड द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस? इसको जो है विलियम जेम्स ने क्वाइन किया है। विलियम जेम्स जो है हेनरी जेम्स के भाई थे और एक साइकोलॉजिस्ट थे। इनकी एक किताब थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी जो 1890 में पब्लिश हुई थी। उसी में इन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स इंटाइटल हिज ऑटोबायोग्राफी लाइफ और लाइफ से, यानी इनमें से वो कौन सा क्रिटिक है जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लाइफ फॉर लाइफ से, इनमें से वो कौन से फॉलोइंग क्रिटिक रहे हैं जिन्होंने क्या किया है, ये टाइटल दिया हुआ लाइफ फॉर लाइफ से? हु वाज दैट? दैट वाज सी रिचर्ड एल्डिंगटन। हु वाज दैट? दैट वाज रिचर्ड एल्डिंगटन, RICHARD, रिचर्ड एल्डिंगटन। द ड्रामा ऑफ आइडियाज, द ड्रामा ऑफ आइडियाज को और क्या नाम जाना जाता है? प्रॉब्लम के लिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रामा ऑफ आइडियाज को प्रॉब्लम प्ले के भी नाम से जाना जाता है। व्हाट हैपेंस इन हैमलेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हैमलेट कैरेक्टर है, शेक्सपियर ने हैमलेट प्ले लिखा है, उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें पूछी जाती है। व्हाट हैपेंस इन हैमलेट, जो व्हाट हैपेंस इन हैमलेट जो ये वर्क है, इसको किसने लिखा है? इसको जो है डी जॉन डोवर विल्सन ने लिखा। किसने लिखा? जॉन डोवर विल्सन ने लिखा हुआ। व्हाट हैपेंस इन हैमलेट, इट्स रिटन बाय जॉन डोवर विल्सन ने लिखा। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा वाज कंसर्न, जो एक तरह का ड्रामा है, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, जिसके एक बड़े राइटर अमेरिकन राइटर थे। और उसमें किस तरह की चीजों को लेकर के बात होती है? तो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा जो है क्या होता है, एक ऐसा ड्रामा है जिसमें कि विद ग्रेटर ड्रामेटिक सेंटिमेंटलिज्म, जिसमें
सेंटीमेंट को लेकर के बहुत ज्यादा दिखाया जाता है। उस ड्रामा को क्या कहा जाता है? एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा उसको कहा जाता है। और अमेरिका के ड्रामेटिस्ट इस तरह के ज्यादा रहे हैं। खास करके एक ड्रामेटिस्ट थे यूजीन ओनील, अमेरिका के ड्रामेटिस्ट थे। उनका ड्रामा एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा की कैटेगरी में आता है, जिसमें सेंटीमेंट वगैरह को लेकर बात होती है। Who among the following writers is the creator of the famous character मिस मार्पल? कह रहे हैं कि मिस मार्पल जो कैरेक्टर है, इसको किसने क्रिएट किया? इसको आगाथा क्रिस्टी ने क्रिएट किया। मिस मार्पल कैरेक्टर को आगाथा क्रिस्टी ने क्रिएट किया। Who authored the Foundation of Aesthetics published in 1922 in collaboration with C.G. Ogden and James Wood? कह रहे हैं कि जो है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, जो कि 1922 में पब्लिश हुआ था सीजी ऑगडेन के सहयोग और जेम्स वुड के सहयोग से। इसके आथर का क्या नाम? द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स एक वर्क है जो 1922 में पब्लिश हुआ सीजी ऑगडेन और जेम्स वुड के सहयोग से। इसके आथर का क्या नाम है? आई ए रिचर्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई ए रिचर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ प्ले, जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का प्ले है प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट, एक कलेक्शन है, उनके प्ले का कलेक्शन है प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। इसमें कितने प्लेस हैं? इसमें कितने प्लेस हैं? इसमें जो है 7 प्लेस। हाउ मेनी प्लेस? प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो प्ले है प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट 1898 में, इसमें कितने प्लेस है? 7 प्लेस है। जे.एम. सिंह पावरफुल ट्रेजिडी इन वन एक्ट, करें जे.एम. सिंह की एक ट्रेजिडी है जो केवल एक एक्ट में लिखी गई है। जे.एम. सिंह का पूरा नाम है जॉन मिलिंगटन सिंह। यह एक एक्ट का प्ले है और इसका टाइटिल क्या है? इसका जो टाइटिल है राइडर्स टू द सी, राइडर्स टू द सी वन एक्ट प्ले है, जिसको किसने लिखा? जे.एम. सिंह ने लिखा, जॉन मिलिंगटन सिंह ने। ये भी कहाँ के थे? आयरलैंड के ड्रामेटिस्ट थे। एक कैरेक्टर है कुछ। कुछ जो एक कैरेक्टर है 21 नावल का प्रोटेगोनिस्ट है। कुछ इज अ कैरेक्टर ऑफ हार्ट ऑफ डार्कनेस। और हार्ट ऑफ डार्कनेस किसका क्रिएशन है? ग्राहम ग्रीन का, जो अफ्रीका में जाके वहाँ वहाँ के कल्चर को या वहाँ की जो कॉलोनी ब्रिटिश कॉलोनी उसको लेकर के बात करते हैं, यूरोपियन कॉलोनी को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ इसका प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द नावल हार्ट ऑफ डार्कनेस। वर्जीनिया वुल्फ का जो नावल है टू द लाइट हाउस, इसके कितने पार्ट? अगर आप देखेंगे इसके 3 पार्ट्स हैं। और वर्जीनिया वुल्फ को मॉडर्न एज की फेमिनिस्ट राइटर है। उनका अपना एक वर्क है अ रूम ऑफ वंस ओन थ्री इलियास है। और भी उनके अपने बहुत मिसेस डॉलोवे उनका नावल है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, उनकी वर्जीनिया वुल्फ का जो वर्क है टू द लाइट हाउस, उसके कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। और उसके तीनों पार्ट का नाम भी बताया गया। एक पार्ट का नाम विंडो है, दूसरे पार्ट का नाम टाइम पासेज है, तीसरे पार्ट का नाम लाइट हाउस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग रोट द अनफिनिश्ड एपिक द कैंटोस? इनमें से किसने अनफिनिश्ड एपिक लिखा? द कैंटोस। द कैंटोस एक एपिक है जो अनफिनिश्ड है, पूरा नहीं हुआ। इसको किसने लिखा? एजरा पाउंड ने लिखा। आंसर सी इज द राइट आंसर। टी.एस. एलियट का जो वेस्ट लैंड है, ये कितने सेक्शन में है? 5 सेक्शन में। अभी इसके ऊपर पहले बात हो चुकी, उनका नाम भी आया हुआ था। टू whom द स्लोगन मेक इट न्यू, करें ये जो स्लोगन दिया गया मेक इट न्यू, कि हमें कुछ नया करना चाहिए, इट वाइडली एट्रीब्यूटेड, यह किसका स्लोगन? टू whom, इसके लिए यह स्लोगन दिया गया मेक इट न्यू इज वाइडली एट्रीब्यूटेड बट टू स्टेन, सॉरी एजरा पाउंड का बड़ा प्लान, एजरा पाउंड को ये दिया गया। किसको दिया? एजरा पाउंड को। फाइंड आउट द ऑड वन आउट, इनमें से एक कौन सा है जो ऑड है? ऑड का मतलब है कि जो उसमें मैच नहीं कर रहा है। फाइंड आउट या फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से कौन सा एक है जो ऑड है? तो ऑड अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है डायलन थॉमस रहे। क्यों डायलन थॉमस ऑड रहे? इसलिए रहे कि ये तीनों जो है वार पोएट है और डायलन थॉमस वार पोएट नहीं। ये तीनों वार, रूपर्ट ब्रूक, विल्फ्रेड ओवेन, सी सैट सेजन, ये जो है वार पोएट रहे। डायलन थॉमस वार पोएट नहीं, इसीलिए वो ऑड है, मतलब उसमें मैच नहीं कर रहे हैं। हु इज द चॉकलेट क्रीम सोल्जर इन जीपी शाहज आर्म्स एंड द मैन?
जो जीडी शाह का प्ले आर्म्स एंड द मैन, इसमें चॉकलेट क्रीम सोल्जर कौन है? ये हम सब लोग पढ़ चुके हैं, ब्लंशली है। ब्लंशली इज चॉकलेट क्रीम सोल्जर। हु यूज द टर्म, किसने टर्म यूज किया डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी? किसने ये टर्म यूज किया जो कि क्या है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी? टीएस एलियट ने यूज किया। टीएस एलियट यूज्ड द टर्म डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, करें इनमें से जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसे आपको चूज करना है कि सबसे पहले कौन पब्लिश हुआ, उसके बाद कौन आया। पहले जो है, पहले आपका पॉइंटेड रूट्स आया है, उसके बाद यूलिसिस आया है 1922 में, अपैसेज टू इंडिया आया 1924 में, और फिर मिसेस डॉलोवे आया। दो का मुझे डेट क्लियर, इससे मैं बता दे रहा हूँ, बाकी और आप डेट देख सकते हैं। तो आंसर डी इज द राइट आंसर, कि चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल। पॉइंटेड रूट से पहले आया, फिर यूलिसिस आया, फिर अपैसेज टू इंडिया आया, फिर मिसेस डॉलोवे आया। हु रोड द नॉवेल 1984? कई बार टीजीटी पीजीटी दोनों में पूछा जा चुका है। जॉर्ज आरवेल ने। जॉर्ज आरवेल ने एनिमल फार्म लिखा 1984 में। आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मूवमेंट इज कनेक्टेड द स्लोगन आर्ट फॉर आर्ट से? ये भी कई बार पूछा जा चुका है। वह कौन सा मूवमेंट है जिसका एक नारा दिया था उसने कि आर्ट फॉर आर्ट से, कला कला के लिए, एस्थेटिसिज्म। जो एस्थेटिसिज्म मूवमेंट है, किसने एक नारा दिया था? दैट वाज आर्ट फॉर आर्ट से। नेक्स्ट है, हाउ मेनी शॉर्ट स्टोरीज आर देयर इन जेम्स जॉयस डबलिनर? जेम्स जॉयस एक बड़े राइटर हैं जो नॉवलिस्ट हैं, जिन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज अपने नावल में किया। उनका एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी है डबलिनर। इसमें कितना स्टोरीज है? इसमें 15 स्टोरीज है। तो अभी तक हम लोगों ने जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कवर किया था, वो कहाँ तक कवर किया था? विक्टोरियन एज तक कवर कर चुके थे। आज से हम लोगों ने मॉडर्न एज शुरू किया है, और मॉडर्न एज पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ लेकर के आया हूँ, एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस आई विल डिस्कस विद यू। एंड नाउ वी हैव केके जी, सुरेश जी, शशि, जया एंड केशव। ओके, ठीक है, मीट यू।